बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, रात गए इंतहाई अहम फैसले हुए। अडयाला के बाहर कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं और कौमी सलामती के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत करेगी या नहीं करेगी, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जनरल बाजवा जवाब दो, ये नारा हुकूमती शख्सियत की तरफ से लगाया गया। जनरल बाजवा से किस किस्म का हिसाब मांगा जा रहा है और क्या जनरल बाजवा इस पर कोई जवाब देंगे, इसका भी एक मुकम्मल जायजा रखेंगे व्यूअर्स आपके सामने। और हुकूमत जनरल बाजवा का नाम लेकर क्यों तनकीद कर रही है और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर मोदी के बयान पर हुकूमत की खामोशी, हमारा वज़ीर दिफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और वो शख्स जो जेल में कैद है उस पर तो तनकीद करता है, मगर मोदी जो पाकिस्तान के ऊपर हमले पे हमला कर रहा है अपने बयानात की शक्ल में, इसका जवाब पाकिस्तान की हुकूमत क्यों नहीं दे रही, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बरतानिया से जी एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर, और फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से इंतहाई अहम फैसले किए गए और क्या पाकिस्तान से बरतानिया दोबारा से फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो रहा है, इसकी भी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जो बुरी खबर है, अमेरिका के बाद एक एडवाइजरी बरतानिया ने भी जारी कर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात ये फैसला किया कि वो कौमी सलामती के इजलास में जा रहे हैं और इस हवाले से 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली को दे भी दिए गए, जिसमें बैरिस्टर गौहर थे, अली जफ़र थे, शिबली फराज थे, जरताज गुल और दीगर नाम इसके अंदर शामिल हैं, जिन्होंने ये फैसला किया कि वह हर सूरत इस इजलास में जाएंगे और हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लोगों ने तहरीक इंसाफ की क़यादत से ये सवाल किया कि अगर आप इस इजलास में जाते हैं तो हम आपका साथ नहीं देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, जिसमें चकज़ई साहब हैं, इलामा नासिर अब्बास हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई जाती ऐसे किसी इजलास की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को आपको एतमाद में लेना होगा और हुकूमत सिर्फ हुज्जत पूरी कर रही है और कल को इस इजलास को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि तहरीक इंसाफ को सोच समझ कर ये फैसला ज़रूर करना चाहिए कि अगर तमाम लोगों की नुमाइंदगी नहीं है तो यकीनन हुकूमत इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकती है। और फिर अचकज़ई और बाकी लोगों की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो इसी नौइयत के थे। और जब ये फैसला कर लिया गया, लिस्ट जारी कर दी गई, तो एक ख़तरा ये भी पैदा हो गया कि ईद के बाद जो ग्रैंड अलायंस की हम बात कर रहे हैं और अगर लोगों को हमने इस मौके पर नाराज़ कर दिया तो ये ग्रैंड अलायंस की सूरत भी बन नहीं पाएगा। और लोगों ने वहाँ पर एक तरह से वार्निंग भी जारी की कि अगर आप जाएंगे तो फिर आपको इत्तेहाद को भी देखना होगा। और इमरान खान से मुलाकात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर इसे मशरूत कर दिया। व्यूअर्स, अब तक की इत्तलात के मुताबिक तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान अख़वंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ये कहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत दें, हुकूमत की जानिब से बुलाई जाने वाली कौमी असम्बली की सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का असूली फ़ैसला किया है। महमूद खाना चकज़ई, अख्तर मैंगल ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की मुखालफत की है और वजह यह थी कि बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की वो सियासी क़यादत जो दहशतगर्दी से मुतासिर हो रही है उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। देखें, जब आप लोकल क़यादत को जो पाकिस्तान की अवाम के साथ अटैच है, सिंक है, जो जिनका एक ताल्लुक है, जब आप उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और वो लोग जो इन इलाकों को समझते हैं वहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत और जो जब ये ऑपरेशन शुरू होगा आप इसे बेहतर अंदाज में लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उनकी नुमाइंदगी ही नहीं होगी तो फिर ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर शिरकत नहीं करेंगे, जो कि बात दुरुस्त भी थी। अब जब ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पता चलती है तो वहाँ पर भी ख़तरा महसूस होने लगा कि यार, हम जिनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं उन्होंने तो इनकार कर दिया और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट लेती है तो इसकी बाकायदा से नताइज होंगे। और क्या ऐसे मौके पर जब इमरान खान बाकी जमातों के साथ मिलकर एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या ये इत्तेहाद बन पाएगा। फिर पार्लियामेंट में जी ब्रीफिंग देने की बजाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात जो है वो की जा रही है और इसमें तमाम सियासी क़यादत को शिरकत का जो पैगाम है वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ मखसूस लोगों को
पार्लिमान के अंदर आप बुला रहे हैं, तो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। हामिद रज़ा साहब ने इस हवाले से कहा कि मेरे हवाले से कल की कौमी असम्बली यानी आज जो सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की खबर सही नहीं है। अभी इंतहाई अहम मीटिंग चल रही है और मेरी राय में सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम अरकान बिलखुसूस KPK और बलूचिस्तान के तमाम अरकान को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाना चाहिए। देखें, ये भी नहीं हो सकता था ना कि आप 2, 3, 4 लोगों को आप बुलाएं और उसके बाद आप एक ऑपरेशन कर दें और उसमें ब्रीफिंग दी जाए। अब पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये समझती हैं कि तमाम लोगों को जो KPK की नुमाइंदगी है और इसके साथ बलूचिस्तान के वो तमाम लोग जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं उन्हें आपने बुलाकर ब्रीफ करना है और यही इनका असूली मौक़िफ़ है। व्यूअर्स, एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी कहा जा रहा है और आपसे ठीक ही कुछ घंटों के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस इजलास की मुकम्मल कहानी जो है उसके अंदर जो फैसले लिए गए इसके हवाले से कौम को आगाह किया जाएगा। अब इस रात गए जो इजलास हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा बहस हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी ये कह रही थी कि हमें इस इजलास में नहीं जाना। बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं जी, हमने तो जाना है और हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। अब उमर अयूब साहब का स्पीकर को जी इस हवाले से ख़त है और वो ये कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली को इस ख़त में उन्होंने ये लिखा कि मुतालबा कर रहे हैं कि 18 मार्च 2025 को होने वाली इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग से कबल चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की सहूलत फराहम की जाए। ख़त पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और कौमी सलामती के मामलात पर तामीरी मुशावरत के लिए इमरान खान से मुलाकात ज़रूरी है ताकि पार्टी मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया जाए। अब देखें, इन्होंने तो ये बात ज़रूर कही कि मुलाकात करवाएं, लेकिन दूसरी तरफ से आपको राना सनाउल्लाह और इसके साथ वज़ीर दिफा ये दोनों ये कह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है कि मुलाकात जो करवाई जा सके। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब असम्बली में कुछ लोगों से बात की है, हुकूमती इत्तेहाद में जितने भी लोग शामिल थे, तो उन्होंने भी कहा कि यार ये मुमकिन नहीं है कि इस मौके पर हम आपको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे सकें। अच्छा, ये जो आमिर डोगर साहब थे उन्होंने तो जी नाम दे दिए थे स्पीकर कौमी असम्बली को, लेकिन आगे से किसी तरह की कमिटमेंट नहीं ली गई। आपको याद होगा कि जेल के दरवाजे ना सिर्फ पाकिस्तान में ताकतवरों के कहने पर खुलते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने इससे पहले भी ये कहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है और हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो जेल के दरवाजे खोल सके। आपने देख लिया कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जब जारी किए जाते हैं सेनेट के चेयरमैन की तरफ से भी, तो जेल के दरवाजे नहीं खुलते। तो चूंकि इनके पर जलते हैं तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये सिर्फ एक तरह से फॉर्मेलिटी पूरी की गई, नाम ले लिए और कहा गया कि आप आ जाएं। मंतक सिर्फ यही थी। मेरी जिन लोगों से इस्लामाबाद में बात हुई है वो ये बताते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल करना था और इस इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि इन्होंने भी पहले से अपनी तैयारी कर ली थी और इनको मालूम था कि अल्लामा नासिर अब्बास इस इत्तेहाद में जो शामिल हैं वो नहीं जाएंगे, हामिद रज़ा साहब नहीं जाएंगे और इसके साथ साथ चकजई साहब, अख्तर मेंगल साहब ने भी इनकार कर दिया। बेशक उनका नाम लिस्ट में ज़रूर था लेकिन वो नहीं जा रहे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली जाती है तो फिर ये एक वजह बन सकती है इस इत्तेहाद के अंदर दरार की। तो अब ये फैसला किया गया कि जनाब हमने नहीं जाना और जब तक इमरान खान से मुलाकात हमारी नहीं करवाई जाती हम आपके इस इत्तेहाद में जो हमने चकजई या अख्तर मेंगल या बाकी लोगों के साथ किया है हम इसके साथ ही खड़े हैं और हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो ये जी रात को ये फैसला हुआ और बैरिस्टर गौहर को इस वक्त काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। फवाद चौधरी साहब ने जी इस हवाले से ट्वीट किया। ओबियसली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन फैसलों को बहुत ही करीब से देखते हैं और उनको जब भी मौका मिलता है तो वो अपनी राय का इजहार करते हैं। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत की बचगाना सियासत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि अपने इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया, अपने कायद इमरान खान से मशवरा नहीं किया, फजल रहमान से बात ज़रूरी थी, शाहिद खाकान अब्बासी को नहीं पूछा, GDA को नहीं पूछा, ओवर एक्साइटेड में सारे खुद ही बेवकत इजलास में हुकूमती दावत पर मुंह दिखाने के लिए तैयार हो गए। देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप अपोजिशन में बैठे हैं और फजल रहमान साहब के क्या कंसर्न है कि यार आपने जो बातें हमारे से करनी है वो तहरीरी तौर पर करें। ये नहीं हो सकता कि हम आपके साथ इत्तेहाद में आएँ और कल को आप फैसले करें और उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ अकेले फैसले करती हुई नजर आए। तो ये उनके कंसर्न्स थे और आज किसी हद तक ये ज़रूर चीज़ साबित भी हो गई कि वो ठीक थे कंसर्न्स उनके। हमने इससे पहले भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को वैसे फाल नहीं देखा और जैसे इसको एक्टिव होना चाहिए था। तहरीक चलती इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारे मामलात में आपको सोलो फ्लाइट लेती हुई नज़र आती है। अब ये फैसला
जो क़यादत बाहर बैठी हुई इनका अपना है, इसका तहरीक इंसाफ या इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि कुछ वीडियो से इस वक्त आपको नजर आएंगे जिसमें बैरिस्टर गौहर असद कैसर साहब बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो ऐसा ही कुछ माहौल था जिसमें कहा जा रहा है कि देखें, हम जो बात करते हैं वो इमरान खान की सपोर्ट से करते हैं और हमारा इसमें अकेले कोई अमल दखल नहीं होता। तो तहरीक इंसाफ को जी अपने लेवल पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। एक एतमाद का फुकदान है। वो लोग जो आपके साथ पहले दिन से चल रहे थे, वो अगर इस कमेटी में, इस इजलास के अंदर नहीं जा रहे, तो पहले तो जी आपको वहाँ पे कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। फिर जो सोलो फ्लाइट वाला मामला है उसका एक रिएक्शन आया और रिएक्शन आपके सामने है कि लोगों ने इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर इसीलिए इस वक्त जी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सहाफ़ियों से जी बात करते हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जानिब से KP हाउस इस्लामाबाद में जो अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया और हैरत अंगेज़ तौर पर इस अफ्तार डिनर के दौरान PTI की दस्तयाब क़यादत अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को बयानी में नरमी लाने की तलकीन करते नजर आए। तो ये उन्होंने बात की है। लीडर सर उनका अंदर नहीं है, अचकज़ई साहब का लीडर जेल में नहीं है। और दूसरी तरफ अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो इमरान खान की मोहब्बत में आपके साथ लगे हुए हैं। वो घर बैठ जाए, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, लेकिन वो इमरान खान की मोहब्बत में आपके साथ चल रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो नरम लहजे की बात कर रही है। प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि लोग जितने भी बाहर मौजूद हैं, इमरान खान ने इन सबको लीडर बना दिया, लेकिन ये लीडर बनने के लायक नहीं थे। ये सबसे बड़ी इस वक्त मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में हमें नज़र आती है। जो फैसले इन्हें खुद इंडिपेंडेंट लेने चाहिए, ये फैसले ले नहीं सकते और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन आपको नज़र आती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैदान आपको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जब आप एक इत्तेहाद में चल रहे होते हैं तो फिर आपको उनकी बात सुननी पड़ती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी जो कमेंट्स हमारे प्रोग्राम के हवाले से भी मौसूल हुए, तो लोगों ने ये बात ज़रूर कही है कि ठीक है मैदान आप खाली ना छोड़ें, लेकिन अकेले अगर आप इत्तेहाद की बात करते हैं तो अकेले अगर आप किसी इजलास में जाएंगे तो इसके नताइज होंगे। ये लोगों का भी ये ख्याल था और मैंने इससे पहले ये सवाल भी आप लोगों के सामने रखा था कि अपनी ज़रूर राय का इजहार कीजिएगा। तो मेजॉरिटी ये समझती है कि तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद में रहकर चलना चाहिए, या तो फिर आप अकेले लड़ें और किसी से इत्तेहाद की बात ना करें, क्योंकि ये विजन इमरान खान का था कि तमाम सियासी जमातों को आप इकट्ठा करें, तमाम आवाज़ों को इकट्ठा करें जो पार्लिमान के अंदर हैं, पार्लिमान से बाहर हैं, और एक तहरीक चलाई जाए। ये नहीं हो सकता कि आज दहशतगर्दी के मामले में अगर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई उसमें आप अकेले चले जाएं और कल को दोबारा इत्तेहाद की बात करें। तो ये इसके अंदर एक नुक्ता बहुत ही अहम था जिसका अचकज़ई, अख्तर मेंगल और बाकी लोगों ने इजहार भी किया है। फिर से एक इंटरव्यू है ख्वाजा आसिफ साहब का और उन्होंने जनरल बाजवा के एहतसाब की बात की है। चलें, एक चीज़ तो आज ये सेटल डाउन हो गई वंस फॉर ऑल कि आबादकारी का जो बयानिया पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हवाले से बनाया जाता रहा है नून लीग की तरफ से, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये दफन हो गया और ये लोगों को लाने में इमरान खान का कोई हाथ नहीं था। और ये हमें कौन बता रहा है? हमारे मुल्क का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। उन्होंने जी एक इंटरव्यू दिया, हुई कहते हैं कि मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि दोनों सूबों में दहशतगर्दी के मामलात पर इमरान खान पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। अगर वो खड़े हैं तो बयान क्यों नहीं दे रहे? खाने, एक्सरसाइज मशीनें समेत दुनिया के हर मसले पर इमरान खान का बयान आता है, इस कौमी मसले पर बयान क्यों नहीं आता? ठीक है जी, आप जेल के दरवाजे खोल दें और पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों को इजाज़त दी जाए कि जाएँ जाकर इमरान खान का इंटरव्यू करें, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि इमरान खान इस मुल्क में दहशतगर्दी को लेकर क्या सोच रहे हैं। और इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की, लेकिन इसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपको मुज़ाकरात की ज़रूरत हो उस वक्त आप हथियार उठा लें, और जब हथियार उठाना लाजिम हो जाए तो उस वक्त मुज़ाकरात का नारा नहीं लगाया जाता, उस वक्त फिर उसी ज़ुबान में बात की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फैसले बर वक्त नहीं किए जाते, हालात की नज़ाकत को देख कर नहीं किए जाते, तो फिर आपको उसकी कीमत अदा करना पड़ती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं कि रियासत को वाशकाफ अंदाज में बलूचिस्तान के हालात का इदराक है और सूरत हाल हाथ से निकल चुकी है, ये हमें मानना पड़ेगा। इनकार से मामला नहीं चलते, नवाज शरीफ को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अख्तर मेंगल से बात करें, मैंने उनका नाम लिस्ट में देखा। मैं वज़ीर-ए-आज़म को पैगाम दूंगा कि अख्तर मेंगल से ज़रूर बात करें और ख़ुद करें। बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक को रोका ना गया तो ईरान और अफगानिस्तान के वो इलाके जो बलोचों के हैं वो भी इसकी लपेट में होंगे। अफगानिस्तान आग से ना खेले, हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि अफगानिस्तान से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। काबिल हुकूमत का मसला ये है कि वहाँ पर उनका कंट्रोल नहीं है। तो सर इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा,
आपको अफगानिस्तान से ट्रेड बंद करना चाहिए। अगर अफगानिस्तान से ट्रेड बंद हो गई तो फिर ये देखना पड़ेगा ना कि वो ट्रेड और अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए किस मुल्क का सहारा लेंगे और कौन सी सरहदें खोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम आपको ये ज़रूर कहते हुए नजर आएंगे, देखें जी इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन जो हमारी अमन का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की जो इस सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, आपके पास पॉलिसी नहीं है। ये बयानात जो एक दो जुमलों के और वो भी टेलीविजन प्रोग्राम्स में बैठकर जब आप देते हैं तो सरकार इनकी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान को अमली तौर पर देखना ही होगा कि ये जो ट्रेड अफगानिस्तान के साथ होती है, इस ट्रेड के बदले आप अफगानिस्तान से क्या मुतालबा कर सकते हैं और कम से कम उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएं और ये मुतालबा उनसे करें कि इन लोगों के खिलाफ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और वो लोग जो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वाक़यात में मुलविस पाए, कम से कम ये मुतालबा तो किया जा सकता है। लेकिन आपको ख्वाजा आसिफ साहब अपना जो दिफा है, अपने मुल्क का दिफा, वो टेलीविजन प्रोग्राम्स में करते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी क्या है वो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को खुद भी नहीं पता। बलूचिस्तान की सूरत हाल का इल्ज़ाम वफाक को ज़रूर दे, मगर 50 साल पर मुहित इस मसले की कुछ जिम्मेदारियां सरदारों और कबायली सरबराहान की भी हैं। चलें, शुक्र है एक बात तो आपने तस्लीम कर ली कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। हम व्यूअर्स पिछले ये जो 72 घंटे या 4-5 दिन जब से जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, हमने पाकिस्तान में सारी जिम्मेदारी इमरान खान और उसकी जमात पर डालते हुए लोगों को देखा। बयानिए बनाए गए। अब भारत जिसको आपको कंडेम करना चाहिए था, वहां पर हमें कोई पॉलिसी नजर नहीं आती, लेकिन सारा मसला आपने इमरान खान के साथ जोड़ दिया उनकी पॉलिसी से। आज मैं ख्वाजा साहब की इन बातों को तो चलें हम एडमायर करेंगे कि एटलीस्ट उन्होंने इमरान खान का नाम क्लियर किया और ये कहा कि ये इमरान खान नहीं थे बल्कि जनरल बाजवा थे। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं कि डॉक्टर मालिक के दौर में बेहतरी आई, मगर फिर हमने क़यादत इन लोगों के हवाले कर दी जिनका बलूचिस्तान की अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए ये भी सच्चाई उन्होंने मान ली कि वो लोग जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जो वहाँ की अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, जिनको हरा कर आपने अपनी मर्जी के लोगों को बलूचिस्तान की हुकूमत दे दी, ये भी ख्वाजा साहब ने इसके ऊपर भी इतराफ़ कर लिया। जो लोग आपके लोगों की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, फिर नताइज ऐसे ही होते हैं ना कि आप उन्हें कौमी सलामती के इजलास में नहीं बुलाएंगे, आप उन्हें कहेंगे कि ठीक है जनाब, हमने सिर्फ हुज्जत पूरी करनी है, फॉर्मेलिटी पूरी होगी और जिन लोगों को हम बुला रहे हैं सिर्फ वही आकर बैठेंगे, बाकी हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब आप लोगों को ऑनरशिप नहीं देंगे, जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती है ना सर, जब वो आपको ऐवानों में नजर नहीं आएंगी, फॉरेन पॉलिसी को जब एनालाइज करने की बात आए या फिर आपकी कौमी पॉलिसी को बनाने की बात आए, जब आप उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं तो फिर अंजाम ऐसा ही होता है कि जो इस वक्त सूरत हाल बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल का कोई मुवाजना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है वो पाक अमरीका दोस्ती में 2 दहाइयों से तैयार किए गए जंगजुओं का रद्द-ए-अमल है। लेकिन हम तो पिछले 4-5 दिनों से आप ही की ज़ुबानी, यानी आपकी जमात की ज़ुबानी ये सुन रहे हैं कि देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सब कुछ किया धरा है। इन्होंने लाकर लोगों को यहाँ पर बिठाया, बसाने की बात की, और जनरल बाजवा का खैर आज आपने नाम ले लिया, लेकिन इससे पहले अपनी जमात के लोगों को भी ख्वाजा साहब कुछ जरा समझाएं कि आप तारीख को मसख नहीं कर सकते, आप बयानिए बना सकते हैं। पंजाब में बैठे हुए लोग जो हैं वो केपी पर तनकीद कर रहे हैं कि देखें दहशतगर्द, उनका क्या लेना देना केपी की सियासत से या हालात से। ये वफाक का मैटर था और वफाकी हुकूमत आपको कहीं नजर नहीं आएगी। आप सारी जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर पर डालते हैं कि देखें जी वो कुछ नहीं कर रहा। हालांकि ये सच है जो आज ख्वाजा साहब ने बोला, और वो ये कहते हैं कि ये पाक अमरीका दोस्ती में 2 दहाइयों से तैयार किए गए जंगजुओं का रद्द-ए-अमल है। पहले आपने उन्हें अफगान जो जंग हुई सोवियत यूनियन के खिलाफ, उन्हें आपने मुजाहिद बनाकर पेश किया। जब अमेरिका यहाँ से चला गया और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब हमने करना क्या है, तो वो फिर बाद में जंगजू बन जाते हैं। सर इस खित्ते की यही हिस्ट्री है, इसके अलावा कोई और तारीख नहीं है। आप लिखने की कोशिश करें, लेकिन वक्त ऑटोमेटिकली जो सच्चाई है वो ज़रूर सामने लेकर आता है। और वो लोग जो बहुत बड़े नाकिद हैं इमरान खान के, आज वो भी वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान कई बरसों से कर रहा है कि इस खित्ते की हिस्ट्री को समझें, लोगों को समझें, लोग चाहते क्या हैं। आपने सोवियत यूनियन के साथ एक जंग लड़ी, लोगों को हथियार दिए, लोगों को मुजाहिद बनाकर पेश किया, और वो वर्जन ऑफ द हिस्ट्री कहाँ जाएगा कि आज ये लोग जो जंगजू बन चुके हैं और वही लोग अब पाकिस्तान की सालमियत पर हमला कर रहे हैं। बलूचिस्तान में BLA और मजीद ब्रिगेड अलहदगी पसंद तहरीक चला रहे हैं, और हमने पिछले कुछ दिनों से तो यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ पर तनकीद होते हुए देखी है। ख्वाजा साहब ये भी कहते हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से उनकी कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा मसले पर पाकिस्तान की अब तक की अप्रोच कारआमद दिखाई नहीं दे रही।
जिसमें हम अफगानिस्तान हुकूमत के जरिए मामलात काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान के मसले का हल निकालने के लिए बलोच सियासी कबायली क़यादत को ऑन बोर्ड लेकर एतमाद की फ़ज़ा कायम करना होगी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने होंगे। तो ये आप जिन लोगों के साथ बैठते उठते हैं उनको भी समझाएं ना कि कबायली सरदारों से बात करें, लोगों को ऑनरशिप दें, अख्तर मेंगल से बात कर लें। डॉक्टर मालिक के ज़माने में तब्दीलियाँ आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपने उन्हें भी रांदा दरगाह कर दिया और फिर हालात आपके सामने हैं। अब ये जो बात उन्होंने की ना कि ये लोगों को आबादकारी के मामले पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है व्यूअर्स, और सुनिएगा। और ये इमरान खान की एक तरह से जीत है जो ख्वाजा आसिफ साहब ये बातें कर रहे हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज इस कौम को जवाब दें कि व्हाट वेंट रॉन्ग। उन्होंने पार्लियामेंट को ब्रीफिंग में बताया था कि बात हो गई है, दहशतगर्दों को वापस लाया जाएगा, बसाया जाएगा, सब ओके हो गया। फिर गलत क्या हुआ? जिम्मेदार जनरल बाजवा थे, क्योंकि ब्रीफिंग उनके कहने पर जनरल फैज ने दी थी। लेकिन आज ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दोस्त हैं जो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी ये बात कही कि हमारा इससे क्या लेना देना। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, शाहिद जट साहब नाम मुझे उनका याद आ गया, हमेशा ये जो मुज़ाकरात के अलावा जितने भी हथकंडे आप अपनाने की कोशिश करते रहे, इस पर उन्होंने इनकार किया। और इमरान खान चाहते थे कि ये कभी भी तहरीक इंसाफ जो है वो इस मुद्दे में जनरल बाजवा के साथ नहीं है कि इन लोगों को दोबारा से यहाँ पर लाकर जो है वो बसाया जाए। तो ये इमरान खान को जो आप घसीट रहे थे ना दहशतगर्दों के हवाले से, अब जब भी ये लोग बात करेंगे, वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मैं बिल्कुल भी जी एक्टिव नहीं हूँ, ना ट्विटर के ऊपर सिर्फ ये प्रोग्राम करता हूँ, आपने ये ज़रूर जवाब देना है। और ये जनरल बाजवा की तमाम बातें जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जिससे पर्दा उठाया, ये इनके मुंह पे मारें और बताएं कि आपका लीडर, आपकी जमात का एक बंदा जनरल बाजवा के बारे में क्या कह रहा है, जिसकी जिम्मेदारी तुम इमरान खान पर डालते हो। अब मिसिंग पर्सनस का मसला, ये भी जी ख्वाजा साहब ने इसके ऊपर भी एक तरह से कन्फेशन स्टेटमेंट इसे कहना चाहिए। वो ये कहते हैं कि मिसिंग पर्सनस के इशू पर बात होगी, इजलास में तजावीज़ रखी भी जाती हैं तो इस पर बहस होगी, कमेटी में तजावीज़ पर बहस होगी और 2-3 दिन बाद इसका हल बताया जाएगा। और फिर आलिया हमजा साहिबा आज गुजरांवाला पहुंची हैं और ये इमरान सादिक की वालदा की फातह खानी के मौके पर गुजरांवाला पहुंची, तो पुलिस से चारों तरफ से जगह को घेर लिया, मीडिया टॉक करने से रोका गया और कैमरे तक खींच लिए गए। और वीडियोस के अंदर जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं देखा जा सकता है। मैं उनको शेयर नहीं आपके साथ यहाँ पे कर सकता कॉपीराइट्स की वजह से, और हम इस चीज़ को भुगत चुके हैं। तो लेकिन वीडियो के अंदर आली हमजा खड़ी हैं, एक नौजवान आकर उनसे बात कर रहा है और फिर पता ही चलता है कि पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। व्यूअर्स, आज एक स्टेटमेंट, और पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ है, इन्हें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब जो बातें कर रहे थे, और फिर इसके साथ साथ जो डार साहब हैं, वो आपको अगर हाउस ऑफ शरीफ या उनके ख़ानदान पर बात कोई हो तो ये फौरी तौर पर मैदान में आ जाते हैं। लेकिन मोदी ने आज पाकिस्तान के ऊपर ये डायरेक्ट हमला किया है। नरेंद्र मोदी का जी एक इंटरव्यू है जिसमें वो ये कहते हैं कि ज़ाती तौर पर अमन की तलाश में लाहौर का सफ़र किया, जब वज़ीर-ए-आज़म बना तो हलबर्दारी की तकरीब में ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान को मदऊ किया। ये अपने आप में बड़ा वाक़या था। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम भी अमन के ख्वाह हैं। अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने की इजाज़त ना देने वाली भारतीय हुकूमत के सरबराह नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि खेल दुनिया को मुतहरिक करने की ताकत रखते हैं। वो कभी भी खेलों को बदनाम होते नहीं देखना चाहते। भाईजान पहले आए थे दसो ना कि ये जो कुछ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हुआ, आप तो इस हद तक पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे थे कि जनाब ये पाकिस्तान का नाम भी ना आए। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि जितने भी आपके भारतीय खिलाड़ी थे उनकी छातियों पर पाकिस्तान का नाम जो है वो लगना था अगर वो जीत जाते, तो मसला ये था। लेकिन इसके बावजूद हमने पाकिस्तान का नाम आपके तमाम खिलाड़ियों के सीनों पर देखा, तो ये भी एक तकलीफ है। दूसरी तरफ जी तर्जुमान दफ्तर खारजा, क्योंकि उन्होंने एक और भी कुछ बातें कही ना कि देखें दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है और ये जो उसामा बिन लादेन है वो कहाँ पे मौजूद थे। ये हाल ही में जी इनके यहाँ 20 ममालिक की खुफिया एजेंसीज़ का एक इजलास हुआ है और उसके बाद ये तमाम आपको बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हालात आप उठाकर देखें तो फिर इस मुल्क के अंदर ये जो कुलभूषण वाला एपिसोड है हुआ, तो ये कुलभूषण यादव साहब जो थे वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये कौम को ज़रूर बताएं, अपनी कौम को भी बताएं और इस इंटरव्यू में जिक्र करें। जब आप कहते हैं ना कि इस मुल्क के अंदर
उसामा बिन लादेन पकड़ा गया और बाकी आपने बातें की। लेकिन ये भी कौम को बता दें कि बलूचिस्तान के अंदर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है और कुलभूषण यादव, क्या वो आपके मुल्क के लिए जासूसी नहीं कर रहा था? क्या आपकी वो खुफिया एजेंसी का एक एजेंट नहीं था? बिल्कुल उसने किया। लेकिन मोदी सरकार आपको ये तमाम बातें करते हुए नजर नहीं आएंगे। व्यूअर्स, आपको आखिर में खबर ये भी मैं दे दूं कि पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर जी पाबंदी लगाई और अब ये एक अनफॉर्चुनेट खबर ये आ रही है कि एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी के मुताबिक बरतानिया ने अपने शहरियों को बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का सफ़र ना करने का मशवरा दिया है। बरतानवी शहरी पाकिस्तान अफगान सरहदी इलाकों का सफ़र मत करें। एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों को सिंध में गैर ज़रूरी सफ़र ना करने का मशवरा दिया। बरतानवी एडवाइजरी में KPK के कई शहर और पूरा बलूचिस्तान शामिल है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट खबर है जी पाकिस्तान के लिए। खुशखबरी भी आपको दे देते हैं, और ये ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान का। हमारे लिए जी सबसे बड़ा मसला ये होता था कि अगर आपने लाहौर जाना है, पहले 8 घंटे की फ़्लाइट थी, मैक्सिमम 8 या 9 घंटे की। अगर आप पाकिस्तान से बरतानिया आ रहे हैं तो गालबन 9 घंटे थे, और अगर यहाँ से आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो वक्त 1 घंटे कम हो जाता है। मैनचेस्टर से लंदन हीथ्रो से ये फ़्लाइट चला करती थी बर्मिंघम, और बहुत इसकी सहूलत थी। पाकिस्तान ऑब्वियसली जब से हमारे पायलट्स को और हमारी जो एयर सेफ्टी यहाँ की जो बॉडीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई, तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया था कि आपको पहले मैनचेस्टर से या दुबई जाना पड़ता है या फिर किसी और मिडल ईस्ट की कंट्री में, और फिर ये सफ़र कम अज़ कम भी 18 से 20 घंटे का बन जाता है। और अगर डायरेक्ट फ़्लाइट हो तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा थी। वो भी इस्लामाबाद मेरा ख्याल है कि उन्होंने बाद में बंद कर दी, ब्रिटिश एयरवेज़ और अटलांटिक ये जो फ़्लाइट चली। लेकिन अब ये खुशखबरी ये है पाकिस्तान के लिए कि एक बोर्ड बैठ गया है, बॉडी इस बात का जायज़ा ले रही है। जो एयर सेफ्टी जहाँ पर जो ये मामलात को बॉडीज़ देखती हैं वो इस बात का फ़ैसला करने जा रही हैं कुछ ही दिनों में कि पाकिस्तान के लिए ये फ़्लाइट शुरू हो रही हैं, और पाकिस्तान ने जी भरपूर तरीके से इसकी तैयारी कर ली है। इसका फ़ायदा यकीनन पाकिस्तानियों को होगा, और जो फ़्लाइट डायरेक्ट लाहौर की या इस्लामाबाद की, ये बहुत बड़ी जी ब्लेसिंग थी। आप 8-9 घंटे में लाहौर और इस्लामाबाद या मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। वही सफ़र 18-18 घंटे 2-2 दिन बाज़ दफ़ा आपको बैठना पड़ता है क्योंकि टिकट्स बहुत महंगी होती हैं। तो ये खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।